Good morning to all of you. Myself Dr. Mamta Sharma welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछली वाली वीडियो से ही कनेक्टेड है, दैट इज पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की शक्तियाँ। अभी हमने लास्ट वीडियो में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है पार्लियामेंट की, बोथ हाउसेस लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके मेंबर्स, मतलब हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। और अब हम क्लियर करने जा रहे हैं इनकी पावर्स। देखिए, पार्लियामेंट की मेनली वैसे तो 6-7 तरह की पावर्स होती हैं, लेकिन उसमें 5 तरह की जो ये शक्तियां हैं, पावर्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब इस टॉपिक को पूरा क्लियर करने के लिए आप वीडियो को बीच से स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपने सही से नहीं सुना तो वो वीडियो आपको या वो टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। तो पहला जो हम जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, और इसको हिंदी में हम बोलेंगे विधायिनी शक्तियां। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? देखिए, पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा वैसे तो बराबर शक्तियां हैं, लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स रहती हैं, क्योंकि लोकसभा रिप्रेजेंट करती है पूरे सिटीजन्स को, लोगों को। आम चुनाव में इसके मेंबर्स को चुना जाता है, और जितनी भी कंट्री के लिए जितने भी कानून बनाने हैं वो सबसे पहले लोकसभा द्वारा ही पास किए जाते हैं। तो लोकसभा किस तरह से या पूरी की पूरी पार्लियामेंट किस तरह से लेजिस्लेटिव पावर को यूज करती है? सबसे पहले 3 सब्जेक्ट लिस्ट। देखिए, 3 सब्जेक्ट लिस्ट है हमारे यहाँ, 3 सूचियां बनी हुई हैं। 1 इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट है, यानी कि इसको हम हिंदी में कहेंगे संघ सूची। संघ सूची, इट मीन्स दोज वर्किंग विच शुड बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट को करने हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। और वो काम कितने हैं? वो है 97। और वो किस तरह के काम होंगे, वो सारा का सारा जो है एक्सप्रेस करना, वो पार्लियामेंट का ही काम है। सेकंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के पहले 66 जो थे सब्जेक्ट्स थे, तो स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में अब प्रेजेंटली 5 जो इसके विषय हैं, काम है, वो कम कर दिए गए हैं, और दिस इज ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पर 5 यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। पहले ये कंकरेंट, यानी कि जो थर्ड लिस्ट है, देखिए पहले यूनियन लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसको हिंदी में समवर्ती कहा जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको इलेबोरेट किया है कि यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑल द वर्किंग रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट लिस्ट जो है इसमें सारे के सारे वो वर्किंग होती है जो कि हमारे राज्य सरकारों को करने होते हैं। तो उसमें से 5 काम इधर समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें मिले जुले काम होते हैं, यानी कि ऐसे काम जो पूरी तरह से यूनियन को नहीं करने, पूरी तरह से स्टेट को नहीं करने। यानी कि मान लो 2 राज्य मिलकर के कोई काम करना चाह रहे हैं, पंजाब हरियाणा मिलकर के अपनी कोई किसी तरह की जो है रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, या पंजाब या हरियाणा या हिमाचल और उत्तराखंड मिलकर के कोई रक्षा से संबंधित, सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित किसी तरह का जो है वर्किंग इकट्ठे करने जा रहे हैं। तो जब इकट्ठी वर्किंग 2 स्टेट मिलकर करते हैं तो वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो भी कानून बनाना है, नया कानून बनाना, पुराने कानून में किसी तरह की कोई चेंजिंग करना, और जो भी अलग अलग काम, अलग अलग 3 तरह के जो ये बांटे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो उनको जो है पूरी तरह से एक्सप्रेस करना। और अगर कोई राज्य किसी भी तरह का काम अपने आप अपने हाथ में नहीं लेना चाहता तो वो यूनियन लिस्ट को भी दे सकता है, यानी कि वो केंद्र को भी दे सकता है। कई मामले ऐसे आते हैं कि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी क्या करती है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां वो करती है,
और जितने स्टेट्स हैं वो अपनी भर्तियों के लिए अपना एक अलग से कमीशन बनाते हैं। जैसे हरियाणा का HPSC बना हुआ है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन अगर कोई ऐसी रिक्रूटमेंट है जो स्टेट नहीं करना चाहता खुद से, तो वो यूनियन लिस्ट के थ्रू उसको UPSC के अंडर करवा सकता है। तो इस तरह से सभी तरह के कानूनों से बनाने संबंधी काम जो है वो लेजिस्लेटिव पावर होती है पार्लियामेंट की। सेकेंड, फाइनेंशियल पावर, मेकिंग एंड पासिंग ऑफ बजट। देखिए, फाइनेंशियल पावर जो है ये बहुत बड़ा हथियार होता है हमारी पार्लियामेंट के पास, क्योंकि पूरा का पूरा देश फाइनेंस के साथ ही चलता है, पैसे के साथ ही चलता है। अगर पैसा नहीं होगा तो डिपार्टमेंट काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो इसके पार्लियामेंट क्या करती है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त मंत्रालय को ये काम सौंपती है कि हर साल का जो बजट है वो बनाया जाए, और उसके लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, ऑर्डर टू अनदर डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर देयर एस्टिमेट अबाउट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो हर डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर करते हैं कि अपने अपने विभाग के एस्टिमेट्स बनाइए। एस्टिमेट्स मीन्स अनुमान बनाइए कि कितना पैसा आएगा, इट मीन्स कितनी इनकम आएगी और कितनी खर्च होगी। तो उसका एक प्रोफाइल तैयार कर लिया जाता है, एक पुलिंदा तैयार कर लिया जाता है, और वो बजट कहा जाता है। और वो बजट फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है वो फरवरी के महीने में पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा के सामने पेश करती है। तो वो बजट पहले लोकसभा पास करती है, फिर लोकसभा के पास होने के बाद जो है राज्यसभा को उसको फॉरवर्ड किया जाता है। जब वो राज्यसभा पास कर देती है तो प्रेसिडेंट के उस पर साइन होते हैं। पूरे साल का जितना भी खर्चा होना है, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट की अर्निंग कितनी है, उसके हिसाब से उसे कितना पैसा दिया जाएगा, वो सारा का सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट के द्वारा पार्लियामेंट से पास करवाती है। तो थर्ड है पावर ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब कि कुछ भी चेंजिंग, अगर किसी कानून में ज़रूरत है अमेंडमेंट की तो वो किया जाता है। अब देखिए, जब हम आज़ाद हुए, जब हम फ्री हुए, हमारी 3 ही ज़रूरतें थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जैसे जैसे आगे हम डेवलप होते गए, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें बढ़ती गई हैं। जैसे आज के टाइम में तो ई-गवर्नेंस हो गया, सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, ऑनलाइन तरीके से होता है। तो आज की रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें कि अगर वो 3 रोटी, कपड़ा और मकान, उससे गुजारा नहीं हो सकता। उसके लिए उससे आगे हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी भी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी चाहिए, और जितने भी हमारे पेट्रोलियम है, ईंधन है, उससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी चाहिए, हमें डाटा भी चाहिए, हमें नेटवर्क भी चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो जो पुराने कानून हैं उनमें भी चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि कोई भी काम, कभी भी हमारी कंट्री में कोई भी काम बिना कानून पास हुए नहीं हो सकता। या कानून में अगर चेंजिंग की ज़रूरत है, पहले उसमें चेंजिंग किया जाएगा, फिर वो नया काम किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो इसलिए पार्लियामेंट पहले जिस कानून में ज़रूरत है चेंज करने की, अमेंडमेंट लाने की, तो उसके लिए पहले अमेंडमेंट लाया जाता है। उस कानून में कुछ चेंजिंग की जाती है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें डाली जाती हैं, जो चीज़ें बेकार थी या जो कोई यूज़ की नहीं थी उनको निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से उन कानूनों में अमेंडमेंट करने की पावर भी पार्लियामेंट को है, और इसके लिए भी जो 2/3 मेंबर्स की वोटिंग ज़रूरी है। देखिए, ये जितने भी काम होते हैं, सभी कानून बनाने के लिए भी पार्लियामेंट के जो निर्वाचित सदस्य हैं, नॉट नॉमिनेटेड, जो निर्वाचित यानी जिसको जनता ने चुना हुआ है, वो मेंबर्स जो हैं अपना 2/3 वोटिंग उसमें देते हैं। बजट बनाने पास करने के लिए भी 2/3 मेंबर की वोटिंग यानी यस जरूरी है, वोटिंग ही नहीं, उनका समर्थन जरूरी है। और इसी कानून में कोई भी चेंजिंग लाने के लिए 2/3 वोटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो भी जरूरी है। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए, उसमें ये कई सारी जो इसके मैंने यहाँ पर छोटे छोटे एक पार्ट्स बना दिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर में मेनली पार्लियामेंट कंट्रोल्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कि सभी के सभी जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, वो किसके अंतर्गत काम करती हैं? पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट कभी भी जब सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो उस सेशन में उन मंत्रियों से या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे, उनके बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर मंत्रियों के बीच में डिबेट करवा सकती हैं। वहां पर डिबेट होती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए डिस्कशंस होती हैं। और जो पार्लियामेंट का कोई भी मंत्री जो है, जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई डिबेट डिस्कशन चल रही है, तो उस मिनिस्टर से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, या डिपार्टमेंट के जो सीनियर सेक्रेटरीज हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव आंसर अबाउट द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड बाय द पार्लियामेंट। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पुट किए गए हैं उनका जवाब देना सेशन में जरूरी होता है। फिर है जुडिशियल पावर। अब देखिए, वैसे तो हमें लगता है कि न्यायिक शक्तियां कोर्ट्स के हाथ में ही है, लेकिन हमारा सबसे सुप्रीम जो एक हाउस है वो पार्लियामेंट है। तो इसलिए कुछ जुडिशरी पावर्स भी हमारी पार्लियामेंट के हाथ में है। वो क्या है? इम्पीचमेंट मोशन। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है संसद के हाथ में। क्या ब्रह्मास्त्र है? इम्पीचमेंट मोशन। यानी कि वो किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब क्या है कि मान लो हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी मुद्दा, कोई भी उनके खिलाफ जो है शिकायत आई है, या वो करप्शन में फंस गए हैं, या उनके ऊपर कोई बहुत गहरा आरोप लगा है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी प्रेसिडेंट की जुडिशरी पावर में आता है। तो इसके लिए क्या होता है कि वो आरोप संसद में लाया जाता है। संसद अपना एक सेशन बुलाता है, सभी मेंबर्स को बुलाता है और वो आरोप रखता है। और अगर इस दौरान संसद के 2/3 यानी 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस मोशन को पास कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट को, या ये मोशन चीफ जस्टिस के खिलाफ हो, दोनों एक ही बात है, चाहे प्रेसिडेंट के खिलाफ हो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो अलग अलग राज्यों के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर इम्पीचमेंट मोशन पास हो गया है, तो इन्हें अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा कंपाइल्ड कर दिया है आपके सामने पार्लियामेंट की वर्किंग। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से 2 या 3 बार अच्छे से सुन लेंगे, तो ये आपको सारी की सारी वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई कमेंट है, तो आप मुझे जरूर भेजिएगा। तब और अगली वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।